अमेरिका की सबसे खूंखार सबमरीन लगभग 7 जापानीज वॉरशिप को डिस्ट्रॉय किया। बात हम कर रहे हैं आज से लगभग 80-90 साल पहले की। अपनी सेना को भेजना या दुश्मन सेना के मैसेज को पकड़ने में इसी एनकोडिंग मशीन से हेल्प ली जाती है। ये टॉर्पीडो के अंदर का स्ट्रक्चर है। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप और हम सब जानते हैं कि बहुत ही खूंखार था। तो दोस्तों, कहते हैं कि जब ये सबमरीन के ऊपर ये झाड़ू इस तरीके से खड़ी रहती है, इसका मतलब ये है। नमस्ते दोस्तों, आज हम खड़े हैं सैन फ्रांसिस्को में और मैं आपको लेकर जाने वाला हूं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अमेरिका की सबसे खूंखार सबमरीन जो पानी के अंदर एक तैरता मौत का सामान थी। दुश्मन सेनाओं के इसने छक्के छुड़ा दिए थे। इसने अपने पेट्रोलिंग के टाइम पर लगभग 7 जापानीज वॉरशिप को डिस्ट्रॉय किया। लगभग 80 के करीब दुश्मन सेना के सैनिकों को डूबने से बचाया भी। तो दोस्तों, इस शिप की खास बात यह है कि इसमें मोर देन 80 सेलर्स जो क्रू मेंबर्स थे वो रहते थे। तो आइए देखते हैं कि उनकी लाइफ कैसी रहती थी, ये सबमरीन अंदर से कैसी दिखती है, इसके अंदर कैसे कैसे हथियार हैं, कैसे कैसे केबिन बने हुए हैं। तो दोस्तों, मेरे पीछे आप देखोगे इस सबमरीन के ऊपर एक छोटी सी कैनन भी है। ये आई थिंक आई एम नॉट श्योर ये शिप्स को या फिर फाइटर प्लेन्स हैं दुश्मन के जो सी से भी शूट किए जा सकते हैं। ये सबमरीन उनको ज़रूर डिस्ट्रॉय करती होगी। सो गाइज़, ये 2 तोप तो सामने विजिबल हैं, इनके बारे में मुझे देखने पर ही पता लग रहा है। लेकिन हम अंदर चलते हैं क्योंकि सबमरीन जो है सिर्फ अपनी तोप के लिए नहीं जानी जाती है, वो अपने टॉर्पीडोज़ के लिए जानी जाती है। तो देखते हैं कि अंदर टॉर्पीडोज़ कैसे कैसे देखने को मिलने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, इसकी एंट्रेंस कैसी है। भाई बहुत ख़तरनाक सीढ़ियाँ हैं, मुझे संभल के चलना पड़ेगा। एकदम खड़ी सीढ़ियाँ हैं, 70-80 डिग्री के कोण पर हैं। घुसते ही सारी डीजल की स्मेल आ रही है। भाई ये टॉर्पीडो है, ये देखो, ये इसके प्रोपेलर। घुसते ही इसमें टॉर्पीडो देखने को मिली है, बहुत ही शानदार। 1 नहीं 2 3 4 भाई। तो दोस्तों, एंट्री करते ही इसमें टॉर्पीडोज़ देखने को मिले हैं। साइड में बेड भी हैं। आई थिंक बहुत ही कम स्पेस है। तो दोस्तों, ये एंट्रेंस एक टॉर्पीडो लोडिंग हैच था। यहाँ पर आप देखो, ये इस तरीके के इंजन बने हुए हैं। अब आगे चलते हैं। एक बहुत ही छोटी एंट्रेंस है। भाई बड़ा संभल के निकलना पड़ेगा। अंदर तो आ गया। देखो भाई, एंट्री लेते ही ये बहुत ही मैनूवर रूम टाइप का है। यहाँ से सबमरीन की स्पीड, उसके इंजन्स शट डाउन शट ऑफ, यही सब काम रहते होंगे करने को। बहुत सारे मीटर लगे हुए हैं यहाँ पर। अगर ध्यान से देखें तो हर मीटर अलग अलग काम का है। ये देखो, ये मोटर नंबर 1 के लिए है, ये मोटर नंबर 3 के लिए है। ये भाई वोल्टोमीटर स्विच है, कहीं लाइट ऑन ऑफ करने के लिए शायद काम आता होगा। ये वोल्टेज रेज करने के लिए या वोल्टेज डाउन करने के लिए यूज़ होता है। और आई थिंक ये जैन नंबर 1 जनरेटर के लिए होगा। तो दोस्तों, जितने ये मीटर हैं, इन सबको याद करना तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन जो सेलर्स थे, जो क्रू मेंबर्स थे, हैट्स ऑफ टू देम। क्योंकि यार ये सब मीटर मेंटेन करना, ये सब मॉनिटर करना टेक्निकली बहुत ही प्रेशर वाला काम है। और दैट टू जब कभी वॉर सिचुएशन है या फिर कोई स्ट्रेसफुल सराउंडिंग्स, लाइक आप ओशियन के अंदर इतने नीचे हो, इट्स अ टू बिग रिस्क। आई थिंक अगर आपकी एक छोटी सी मिस्टेक होती है, पूरी सबमरीन के लिए रिस्क है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, इस सबमरीन को देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही टाइट स्पेस रहता है। एक आदमी निकल जाए इतना ही स्पेस है। अगर 2-3 लोगों को एक साथ आना जाना है तो बड़ा मुश्किल काम है। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता होगा। तो वहाँ से निकलने के बाद हमें दिख रही है एक और एंट्रेंस। फिर से वो छोटा सा स्पेस, सिर बचा के निकलना होगा। भाई ये है AFT इंजन रूम। इस तरफ जो है सबमरीन के 2 मेन इंजन हैं। तो भाई ये जो इंजन्स हैं, ये शिकागो बेस्ड एक कंपनी है, फेयरबैंक्स मोर्स एंड कंपनी। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये सबमरीन के इंजन्स को बनाया था। तो कहते हैं कि जब ये इंजन चलते थे तो बहुत नॉइज़ी रहते थे और इनकी इतनी हीट रहती थी। इस पूरी सबमरीन के अंदर जो टेम्परेचर है 45 से 50 सेल्सियस तक हो जाता था। AC है नहीं, वेंट्स आप ऑन नहीं कर सकते क्योंकि सारा पानी अंदर आ जाएगा। यार सबमरीन है। आई थिंक यार नेवी में काम करने वाले लोगों को, और स्पेशली जो सबमरीन्स में काम करने वाले लोग हैं, वो बहुत ही मेटल या फिर बहुत ही हार्डन्ड पर्सन्स रहते हैं। उनको इन सब चैलेंजेस के बारे में ट्रेनिंग मिलती है और स्टिल दे हैव टू गो थ्रू ऑल दिस इन देयर एंटायर सबमरीन लाइफ। सो हैट्स ऑफ अगेन टू दोज क्रू मैन। ये देखो भाई, इंजन ऑन करने के लिए, स्टार्ट स्टॉप करने के लिए ये लीवर है। अगर मुझे इसे सबमरीन को स्टार्ट करना है तो आई थिंक मैं यहीं से स्टार्ट कर दूं क्या? अभी स्टार्ट ना हो जाए। तो दोस्तों, मैंने इस सबमरीन को स्टार्ट किया लेकिन स्टार्ट नहीं हुई है। शायद इसके अंदर अभी फ्यूल नहीं है, तो हमें इसमें शायद कुछ पेट्रोल पंप से तेल डालना होगा तभी स्टार्ट होगी। ये जोक है, डोंट टेक इट सो सीरियसली।
भाई ऐसे ही स्टार्ट करके छोड़ देंगे, हर कोई आके तो सबमरीन लेके भाग जाएंगे। भाई इधर देखो, ये कुछ बैटरीज़ हैं शायद यहाँ पर। देखो भाई फिर से यहाँ पर बहुत सारे मीटर्स हैं। ये सी वाटर फ्रॉम पंप, ये मीटर है, ये मशीन, ये जो सुई है इसकी नीडल, ये ऊपर जाती होगी फ्रेश वाटर कितना है इंजन में, ल्यूब ऑयल कितना खर्च हो रहा है कितना नहीं, ध्यान से देखो ल्यूब ऑयल लीविंग। इसी के बेस पर वो अपने डिसीजन लेते थे कि कहाँ पर किस चीज़ की कमी है या कहाँ पर क्या चीज़ ज़्यादा है, और मेंटेन करते थे सबमरीन को। भाई चलो हम आगे चलते हैं। भाई ये एक और फॉरवर्ड इंजन रूम है, इसमें भी 2 इंजन है, एक इधर है एक इधर है। तो दोस्तों इस सबमरीन के अंदर 2 इंजन रूम है और हर इंजन रूम में 2 डीजल इंजन है। 2 इंजन पीछे थे, 2 इंजन इस डीजल रूम में है। तो कुल मिला के डीजल रूम अभी तक मेरे को थोड़ा स्पेसियस लगा, जहाँ पर 4-5 लोग खड़े हो सकते हैं, बात कर सकते हैं आराम से। बाकी भाई आने जाने में तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल की बात की है तो फिर से एक नैरो पैसेज आया है। भाई इनमें से निकलना आना जाना बहुत मुश्किल लग रहा है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब यहाँ पर ये इंजन चलते होंगे, ये सब मेटल के बने हुए, ये सब कितने गर्म रहते होंगे, किसी का हाथ भी लगता होगा तो भाई हाथ भी जल जाते होंगे। भाई फिर से इस मुश्किल को पार करके हमें दूसरे सेक्शन में जाना है सबमरीन के। तो भाई ये एक वॉशरूम बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहीं पर जो क्रू है अपने नहाने धोने का काम करते थे। और मैं आपको दिखाऊँ ये बेड, ये है मेन बेड एरिया। दोस्तों इस सबमरीन के अंदर लगभग 80-85 स्टाफ था, और ये जो बेड हैं इन्हें देखकर लगता नहीं है कि 80-85 स्टाफ एक साथ सो सकता है। जैसा मैंने इस सबमरीन के बारे में पढ़ा और जाना कि जो स्टाफ है वो 3 शिफ्टों में काम करते थे। जब एक शिफ्ट पूरी हो जाती थी तो दूसरी शिफ्ट उसी बेड पर जाकर सो जाती थी, और रोटेशनली उन बेड को वो यूज़ किया करते थे। तो इस तरह के जो सोने की व्यवस्था रहती है, जहाँ पर शिफ्ट्स में लोग आते हैं सोते हैं, और गर्म बेड पर, मतलब एक आदमी सोकर गया है तो बेड गर्म है, दूसरा भी आकर उसी पर सो जाता है, उसको कहते हैं हॉट बंक्स या हॉट बेडिंग। आप ये देखो, यहाँ स्टोरेज के लिए इस तरीके की एक अलमारी बनाई हुई है। भाई आपको लगता है कि यहाँ पर प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ होगी, जहाँ 80-85 लोग रह रहे हैं, एक आदमी सो रहा है, जब वो उठ रहा है उसके बाद दूसरा आदमी सो रहा है उसी बेड पर, वहाँ प्राइवेसी तो नहीं मिल सकती है। तो एक ओपन हॉस्टल हो गया। फिर भी कुछ लोगों के लिए लॉकर था, किसी को ज़्यादा ही पर्सनल आइटम है वो यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। भाई ये सबमरीन अभी पानी में एक जगह खड़ी है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये सबमरीन जब पानी में चलती होगी कितनी हिलती डुलती होगी, सोना कैसे मतलब पॉसिबल होगा ऐसी सिचुएशन में। वो मेरे को आप बताओ कि कभी आप ऐसी उथल पुथल वाली जगह में जहाँ पानी की वजह से आपका बेड ही हिले जा रहा है, क्या आप सो पाओगे? सो दोस्तों कहते हैं कि ये जो सबमरीन है, जो स्टाफ यहाँ पर काम करते थे, उनके पर्सनल आइटम हैं, उनके लिए स्टोरेज के लिए अलमारी तो ज़्यादा है नहीं, एक छोटी सी अलमारी मैंने आपको दिखाई है वही है। तो वो अपने बेड्स के नीचे जो ये फर्श है उसके ऊपर ही अपना सामान डालते थे। कुछ खाने पीने का सामान भी इन्हीं बेड्स के नीचे या टॉर्पीडोज़ के ऊपर स्टोर कर रखा जाता था। तो दोस्तों इस बार एक नए सेक्शन में हम जा रहे हैं, और वो जो नया सेक्शन है, इस बार पहली बार मेरे को एक स्मूथ गेट मिल रहा है जहाँ पर मेरे को जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो बात अलग है, इस गेट के बाद एक और सेक्शन है, वो फिर से छोटा नैरो पास है। तो पहले इस गेट से निकलते हैं। ओके देखो दोस्तों, ये यहाँ का डाइनिंग रूम लग रहा है, और इन्होंने काफ़ी स्मार्ट तरीके से जो चेयर्स हैं उनको भी स्टोरेज बॉक्स बनाया हुआ है। आई थिंक इसमें किचन का जो राशन आइटम है वो स्टोर करके रखा जाता होगा। ये किचन है, इधर एक छोटी सी सिंक है, यहाँ पर बर्तनों को धोकर क्लीन करके यहाँ रखते होंगे। कितना छोटा किचन है। तो दोस्तों इन्होंने डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल के ऊपर ही एक छोटा सा चेस बोर्ड बनाया हुआ है। तो स्टाफ अगर कभी बोर होते होंगे या उनके पास फ्री टाइम होता होगा तो शायद वो यहीं पर चेस भी खेल लिया करते होंगे। दोस्तों किचन आपने देखा, डाइनिंग रूम आपने देखा, 80 लोग हैं और बैठने की व्यवस्था आई थिंक 10-12 लोगों की है। तो कह सकते हैं कि जो खाना बनता होगा वो यहाँ पर खाना बड़ा मुश्किल रहता होगा, पर फिर भी लोग शिफ्ट्स में काम करते थे, तो उस प्लानिंग उस तरीके से रहती थी कि लिमिटेड लोग ही यहाँ पर हों, ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए सर्व करने में। और फिर आप बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की, तो डिसिप्लिन तो आई वुड से फॉरमोस्ट प्रायोरिटी रहता होगा उनके लिए। तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी उनकी कि खाना कैसे खाएं कैसे नहीं खाएं, बनता होगा, मिलता होगा, सब टाइम से सब चीज़ें बढ़िया चलती होंगी। मैंने इसके बारे में पढ़ाई की, रिसर्च किया, तो पता लगा कि जो ये सबमरीन है इसमें इनिशियली 10-12 दिन का ही खाना फ्रेश रहता था। उसके बाद का जो खाना है जनरली प्रोसेस्ड मीट, ड्राई एग पाउडर, कॉफ़ी और केन्ड फूड, इस तरीके का खाना लोग ज़्यादा खाते थे, क्योंकि फ्रेश मटेरियल तो यार 10-12 दिन ही रह पाएगा, इतना ही स्टोर हो पाएगा, उसके बाद तो वो भी ख़राब होने लग जाता है। और जब टेम्परेचर की बात करें 45-50 सेल्सियस हो तो इम्पॉसिबल है कि किसी भी खाने को हम सही तरीके से प्रिजर्व कर सकें। दोस्तों अभी तक तो ये सबमरीन काफ़ी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग लग रही है। ये सोचकर हैरानी हो रही है कि यार उस समय सबमरीन में कैसे रहते थे लोग।
आज भी सबमरीन्स हैं, आज भी कैसे रहते होंगे। बट मुझे लगता है कि बात हम कर रहे हैं आज से लगभग 80-90 साल पहले की। तब की सबमरीन्स में शायद इतनी फैसिलिटी नहीं है जितनी आज की सबमरीन्स में होंगी। तो देखने में काफ़ी एक्साइटिंग है। आगे चलते हैं दूसरे सेक्शन में क्या देखने को मिलने वाला है, चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों फिर से एक चैलेंज मिला है इसके अंदर जाने को। ये तो भाई रेड लाइट्स ऑन है यहाँ पर। ये कंट्रोल रूम है यार। भाई देखने में ये टाइपराइटर लग रहा है, पर ये टाइपराइटर नहीं है। ये एक हाईली क्रिटिकल मशीन है जो मैसेजेस को एनकोड और डिकोड करने में शायद हेल्प करती होगी। सबमरीन से मैसेज अपनी सेना को भेजना या दुश्मन सेना के मैसेज को पकड़ने में इसी एनकोडिंग मशीन से हेल्प ली जाती होगी। भाई ये पूरा कंट्रोल रूम है। यहाँ पर कई तरह के बटन हैं। गलती से कोई बटन दब गया तो सबमरीन स्टार्ट ना हो जाए, मुझे बहुत केयरफुल रहना होगा। देखो ये ऊपर जाने का रास्ता है, ये बंद किया हुआ है हम लोगों के लिए। और ये नीचे जाने का रास्ता भी है इसमें, वो भी बंद किया हुआ है। तो दोस्तों यूएस पोम्पेनिटो जो ये सबमरीन है 1944 से 1945 के बीच में कहाँ कहाँ पेट्रोलिंग की है, ये एक उस तरीके का मैप बनाया हुआ है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, इधर चाइना है, ये जापान है, और ये जो सबमरीन है इन सब के बीच में इसी सी राउट में ज़्यादा इसने पेट्रोलिंग की है। ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर मोस्टली जापान के ख़िलाफ़ अमेरिका ने यहीं लड़ा था। तो दोस्तों काफ़ी दिलचस्प कहानी है इसकी पेट्रोलिंग की। मुझे ये सोचकर हैरानी हो रही है, महीनों महीनों तक ये सबमरीन पानी के नीचे 80-85 स्टाफ को लेकर एक बहुत ही क्रिटिकल मिशन कैसे अंजाम देती थी। माइंड ब्लोइंग। तो चलो दोस्तों अब सबमरीन के लास्ट सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या देखने को मिलने वाला है। दोस्तों मुझे तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, हर बार इस नैरो पैसेज में से निकलना बड़ा टेढ़ी खीर लग रहा है। देखो फिर से एक यहाँ पर एनकोडिंग या डिकोडिंग मशीन रखी है, और आई थिंक ये एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का केबिन है। वो इतने से स्पेस में रहकर काम करते थे। काफ़ी छोटा स्पेस है यार, एक चेयर भी बड़ी मुश्किल से फिट होगी। तो मैं 2 घंटे भी काम नहीं कर सकता ऐसे केबिन में यार। ओके आई थिंक ये जो है यहाँ पर ऑफिसर्स का एग्जीक्यूटिव रूम है, तो उनकी सोने की व्यवस्था अलग है। सो दोस्तों ये जो एलई है, जो ये गली है, इसमें ऑफिसर्स के रूम है लेफ़्ट और राइट में, और एक प्लानिंग करने के लिए एक केबिन बना हुआ है जहाँ पर ऑफिसर्स मिलकर बैठें और सबमरीन की ऑपरेशनल स्ट्रेटजी को प्लान करें, एग्जीक्यूट करें। ये यहाँ पर एक छोटा सा टोस्टर और कॉफ़ी मशीन रखे हुए हैं। ओह माय गॉड, एक और नैरो पैसेज। ये आप देखोगे सबमरीन के अंदर नहाने की व्यवस्था इस तरीके से है। एक लिमिटेड स्पेस है, प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, और आई डोंट थिंक कि यहाँ पर भी कोई पर्दा यूज़ किया होगा या नहीं कभी उन लोगों ने। सो दोस्तों अब मैं जिस सेक्शन में आया हूँ यही एग्जिट है, ये लास्ट है इस सबमरीन का, और आप देखो ये स्टेयर्स बनी हुई हैं, लेकिन इस एग्जिट सेक्शन में भी काफ़ी टॉर्पीडोज़ रखे हुए हैं। सो दोस्तों ये देखो, ये टॉर्पीडो के अंदर का स्ट्रक्चर है, अंदर क्या क्या रहता है। तो ये टॉर्पीडो का फेस रहता होगा, यहाँ पर उसकी वो नोज़ रहती होगी। आप बॉटम में देखो, एक टॉर्पीडो की ये नोज़ है येलो राइट, और नीचे भी टॉर्पीडो हैं। तो ये एक के ऊपर एक स्टैक है। ये टॉर्पीडो ऊपर आती होगी और वो जो डोर है वो खुलता होगा, और ये टॉर्पीडो यहाँ से सीधा उसमें जाती होगी इस लीवर के थ्रू। इसके थ्रू वो उसके अंदर एंटर करेगी भाई, और वहाँ से वो टॉर्पीडो लॉन्च होगी। तो ये सारा एरिया जो है भाई टॉर्पीडो को लॉन्च करने का है, टॉर्पीडो लॉन्च रूम है। जैसा इस साइड से टॉर्पीडो लॉन्च हो सकती है, वैसा ही यहाँ से भी दोनों तरफ टॉर्पीडोज़ हैं, और उनको लॉन्च करने का मैकेनिज़्म भी मैंने आपको दिखाया। इन टॉर्पीडोज़ के ऊपर भी बेड लगे हुए हैं, तो सेलर्स, ये जो क्रू मेंबर्स जिनको अगर यहाँ सोना है वो यहाँ पर भी आकर सो सकते हैं। जो इस सेक्शन के जिम्मेदार होंगे, जो इस सेक्शन के सेलर्स होंगे, वो यहाँ पर सोते होंगे। यार मैं ये सोच के हैरान हूँ कि जो सेलर्स इसमें महीनों महीनों अपना टाइम स्पेंड करते होंगे, जो फ्रेश एयर या नेचुरल लाइट से दूर रहते होंगे, उनकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट रहती होगी। दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप और हम सब जानते हैं कि बहुत ही खूंखार था। अमेरिका ने एक बहुत ही डिसिसिव एक्शन लिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एंड कराया। आई थिंक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड की हिस्ट्री भी चेंज हो गई मेरे दोस्तों, और ये सबमरीन उसी हिस्ट्री का एक पार्ट है। मुझे पर्सनली ये एक्सप्लोर करना काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों को इस सबमरीन को देखकर कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अब हम एग्ज़िट लेते हैं, इस सबमरीन से बाहर निकलते हैं। एटलीस्ट हमें महीनों नहीं निकालने पड़ेंगे सबमरीन के अंदर। हम फ्रेश एयर, फ्रेश लाइट बहुत जल्दी लेने वाले हैं। तो दोस्तों ये सबमरीन ऑपरेशनल नहीं है अभी, ये सिर्फ़ और सिर्फ विज़िटर्स के लिए स्टेशनड है। तो आप ये देखो अभी इसमें काफ़ी काई टाइप का हो गया है, जिसे आई थिंक मोज़ बोलते हैं। तो दोस्तों पीछे से देखने में इस सबमरीन का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। आई थिंक डेक पर आने के लिए सबमरीन से जो सेक्शन है अंदर, वहाँ पर स्टेयर्स लगे हुए थे जो हमारे लिए बंद थे, और लोग ऊपर आते होंगे और कभी कभी फ्रेश एयर के लिए यहाँ पर बैठते होंगे या खड़े होते होंगे। दोस्तों एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस सबमरीन के ऊपर एक झाड़ू है,
तो दोस्तों कहते हैं कि जब ये सबमरीन के ऊपर ये झाड़ू इस तरीके से खड़ी रहती है, इसका मतलब ये है कि ये अपने सारे दुश्मनों पर झाड़ू फेर कर आ गई है, अपने दुश्मन टारगेट्स को ख़त्म करके आई है, उनको क्लीन स्वीप करके आई है। इसलिए इस झाड़ू को ऐसे इस पोस्चर में खड़ा किया जाता है। जैसे ही अपने डॉक पर आए तो इनकी आर्मी, यूएसएस की आर्मी, नेवी, इन सबको पता लग जाए कि इस सबमरीन ने जो टारगेट था वो पूरा अचीव कर लिया है ना अमेजिंग फैक्ट दोस्तों।